नमस्कार। आप देख रहे हैं N24/7 हमारा खास कार्यक्रम टॉक शो में आज हमारे साथ मेहमान के रूप में मौजूद हैं अंतागढ़ के क्षेत्रीय विधायक। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में आए। और विधायक जी के बारे में क्या बोला जाए, एक अपनी एक शख्सियत रही है इनकी, एक प्रशासनिक सेवा से लेके राजनीति का एक लंबा सफर रहा है और एक बहुत अच्छे यहाँ विधायक के तौर पे माने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अंतागढ़ के क्षेत्रीय विधायक अनूप नाग जी। आप का प्रशासनिक सेवा से आपका जो काम रहा, आप प्रशासनिक सेवा में रहे, प्रशासनिक सेवा के बाद आप राजनीति में आए, ये सफर कैसा रहा आपका? प्रशासनिक सेवा से राजनीति में आने का सफर की बात कर रहे हैं तो मैं इस विषय को लेकर आपको बता दूं। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की सेवाएं मैंने 31 वर्ष तक दिया है और पुलिस के प्रति, विभाग के प्रति आम लोगों की नजरिया बताने की जरूरत नहीं है, परंतु मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि जनता की सोच पुलिस के प्रति अच्छी नहीं है। कभी कभी मैं अपने सेवा काल के दौरान कुछ अच्छे कार्य भी करने का प्रयास करता था या थोड़ा हटके कार्य जो मानवीय सेवा के अंतर्गत अगर उसको कहा जाए, सामाजिक सेवा के रूप में देखा जाए, तो मुझे तो अनुभूति होता था और जो प्रभावित लोग हैं वो लोग भी प्रभावित होते थे। परंतु कहीं ना कहीं ऐसे कार्यों में भी क्षेत्रीय राजनीति घुस जाने के वजह से हमारे अच्छे कार्य भी प्रभावित हो जाते हैं। मैंने इस मिथक को तोड़ने का प्रयास प्रारंभ से लेकर अंतिम तक लगा रहा। मैं मेरे अपने क्षेत्र के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मुझे अपने परिचय देने की जरूरत नहीं है। मैं अंतागढ़ का रहने वाला हूं। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है बहुत गरीबी से पला पढ़ा और शुरू से लेकर अपनी एजुकेशन लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। मैं अपना शिक्षा अध्ययन अंतागढ़ और कांकेर में करने के बाद मैं छोटे छोटे वन विभाग, वाटर कमीशन, वन विकास निगम, इसमें भी कुछ वर्षों के लिए सेवाएं दी। परंतु एक जिज्ञासा ये रही कि हमारे क्षेत्र के बहुत सारे पढ़े लिखे युवक डायरेक्ट पुलिस विभाग में जाकर थाना प्रभारी बने, जिससे भी हमें प्रेरणा मिलती थी कि हमें भी पुलिस सेवा में जाना चाहिए और यही प्रेरणा मुझे वहां तक पहुंचाया। और मैं जहां तक सोचता हूं 30-31 साल की सेवाएं मेरी जनता के लिए समर्पित था। आपने कहा कि पुलिस प्रशासन, आपने 31 साल की आपने सेवा दी और सेवा के बाद आपका ऐसा कैसे मनसा हो गई कि आप राजनीति में जाएं? जब मैं कांकेर कॉलेज में पढ़ता था उस समय स्टूडेंट लीडरशिप में भी अपनी सक्रिय सहभागिता थी। आपको बता दूं, गवर्नमेंट कॉलेज कांकेर का मैं छात्र संघ का प्रेसिडेंट था। उम्र के हिसाब से एक जोश भी थी। अभावों से ग्रसित हमारा कॉलेज था। उस समस्याओं को दूर करने के लिए हमने छात्र जीवन में बहुत संघर्ष किया और संघर्ष के बाद हमें सफलता भी मिली। तो उससे भी एक प्रेरणा मिलता था कि अगर हम संगठित होकर जन भावना के अनुकूल क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हम संगठित होकर अच्छे विचार से इसमें संघर्ष करें तो निश्चित रूप से कामयाबी मिलती है। जैसा कि मैंने कहा, कॉलेज की समस्याओं को लेकर उसमें हमको निश्चित रूप से हमारे अन्य दोस्तों के साथ जो संघर्ष किया उसमें हम कामयाब भी रहे। तो कहीं ना कहीं उसका जलजला, क्योंकि मैं भी एक मनुष्य हूं, ह्यूमन नेचर के हिसाब से और राजनीतिक लोगों को देखते थे, उनके
क्रियाकलाप देखते थे, उनके आव भगत देखते थे, उनके कार्य प्रणाली देखते थे, तो कहीं न कहीं आज मुझे ये बताने में कोई गुरेज नहीं है, मेरे मन में भी कभी ऐसा थोड़ा सा भाव पैदा होता था कि क्या कभी ऐसा राजनीति के क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा। मगर फिर पीछे पलट कर देखता था कि नहीं, हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि बिल्कुल कुछ भी नहीं है और ना ही हम उस हैसियत के हैं जो ऐसे सपना देखें या मृग तृष्णा में भटक जाएं। परंतु मैं आज बड़े गर्व से मैं अपनी धर्मपत्नी कांति नाग का भी यहां पर जिक्र करना चाहता हूं। जब मैं पुलिस डिपार्टमेंट की सेवाएं धमतरी में प्रारंभ किया तो वहां मेरी पत्नी सामाजिक कार्यों में बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, विशेषकर शराबबंदी के संबंध में और पिछड़े वर्ग के लोग, कमार जाति, बैगा जाति, आदिवासी जो गांव में रहते थे, उनसे वो जुड़ गई और उनके सामाजिक जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए बड़ा सक्रियता से उनकी योगदान रही, जिसके चलते चलते मैं भी सामाजिक पृष्ठभूमि में जुड़ा, सामाजिक कार्यों में जुड़ा। आपको बता दूं, मेरी धर्मपत्नी कांति नाग को उसके सामाजिक कार्य के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार भी धमतरी में दिया गया और मैं भी कुछ समय निकालकर सामाजिक कार्यों में जुड़ गया। जी, और जैसे अपने अचानक प्रशासनिक से आप राजनीति में आए और एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा कि आपके सामने में जो प्रत्याशी थे, आपके जो विपक्ष में जो चुनाव लड़ रहे थे, विक्रम उसेंडी, एक बहुत बड़ा अगर कहा जाए कांकेर विधानसभा के अंतर्गत, कांकेर जिले के अंतर्गत अंतागढ़ विधानसभा की अगर बात करी जाए तो एक बाहुबली चेहरा, वन मंत्री रह चुके, वो बस्तर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष भी रह चुके और यहाँ सांसद भी रह चुके। तो इतने बड़े चेहरे को जो हराने का जो चैलेंज था कि आपको इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, कैसे आप जीतेंगे, ये जो आपने सफर तय किया, ये सफर कैसा रहा आपका? मैं आपसे कहा ना कि मेरी धर्मपत्नी और मैं धमतरी जिला के और अंतिम जहां से मैं विदाई लिया, फिंगेश्वर थाना, उसमें हम पति पत्नी कहीं न कहीं कुछ सामाजिक कार्य में जुड़े रहने से हम दोनों के मन में कभी कभी हम अपने निवास के बंद कमरे में बात किया करते थे कि अब कुछ वर्ष बचे हैं सेवानिवृत्त होने से के लिए, तो आगे चलकर अंतागढ़ चलना है, ये विषय पर बात करते थे। और चूंकि हम समाज सेवा से जुड़े थे, इसलिए मैं अपनी धर्मपत्नी को कहा करता था कि मेरी जॉब, पुलिस की जॉब, पुलिस के प्रति लोगों की सोच विचार, भले ही मैं अच्छा कार्य किया या नहीं किया, वो जहां जहां मेरी तैनाती थी वहां की जनता इस बात को महसूस करते हैं, परंतु मैं राजनीति में जाने के लिए मैं अपनी धर्मपत्नी कांति नाग को प्रेरित करता था। और इसलिए मैं आज बताना चाहता हूं कि करीब 10 वर्ष तक अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी में जुड़कर सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाई और उसकी सक्रियता की वजह से हमने प्रयास भी किया कि अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांकेर की टिकट मिले, परंतु ज्यादा मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता। उसमें मेरी धर्मपत्नी असफल रही और मैं रिटायर होकर 17 में अपने निवास अंतागढ़ आ गया। यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों को देखने का मौका मिला और मेरे अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो पूर्व में 15-20 साल तक जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनको जितना करना चाहिए कार्य विकास के, भले वो कितना ही चिल्ला चिल्ला कर बोले, मगर मैं ऐसा देखा नहीं कि उनको 15 साल के कार्य ये अंतागढ़ विधानसभा में जितना होना चाहिए वो किए हो। और इसीलिए मैं भी सोचा कि अगर यहाँ की जनता मेरी धर्मपत्नी को मौका देते हैं तो मैं उसके सलाहकार मदद के रूप में काम करूंगा और क्षेत्र का विकास करेंगे। मगर आज मुझे बड़ा दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि उसी दौरान मेरे घर में मेरे जवान पुत्र का आकस्मिक निधन हुआ और परिस्थितियां ऐसी बदली, क्षेत्र की जनता की मांग तो आई कि कांति नाग को टिकट मिलना चाहिए, फिर
कुछ दिन के बाद ऐसी परिस्थितियां बनी कि अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कोई नया चेहरा आना चाहिए, कोई प्रशासनिक जानकार सामने आना चाहिए, पुरुष कैंडिडेट होना चाहिए। ये बीहड़ क्षेत्र है अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्र है अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र, इसलिए ये भी मांग आया कि कैंडिडेट कोई पुरुष होना चाहिए। आप लोगों के आशीर्वाद से, मेरे क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से, और कभी कभी कहते हैं ना, पुरुष का भाग्य जब बदलने का होता है तो ऐसा बदलता है। मैं कभी कल्पना नहीं करता था, न कभी मेरे मन में ऐसी बात भी नहीं आती थी कि मुझे आगे चलकर जनप्रतिनिधि बनना है, विधायक बनना है या चुनाव लड़ना है। मैं कभी कदापि बड़ा बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, अच्छे मन से मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी कोई मेरी भावना नहीं थी। मगर एक योग संजोग ऐसा बना कि आशीर्वाद से, मैं क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से मैं आज विधायक हूं, और इसीलिए मैं समर्पित भाव से काम करने का सोचते रहता हूं, और कर भी रहा हूं या नहीं इसको जनता को परखना है, और पिछले जनप्रतिनिधियों के साथ तुलना भी करना है। अगर तुलना करते हैं और निर्णय भी उन्हीं को लेना है कि मैं क्षेत्र की जनता के विकास के लिए, क्षेत्र की गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, और सोचता हूं कि मेरे जाने के बाद यहां की जनता याद तो करे कि कभी कोई अनूप नाग नाम का एक विधायक यहां हुआ था, जो जिनके द्वारा ये काम किया गया। ये काम करके मैं कुछ अपनी छाप, पहचान छोड़ना चाहता हूं। बिल्कुल। अभी वर्तमान में अगर बात करी जाए तो सरकार आज आपकी है और आप यहाँ के क्षेत्रीय विधायक भी हैं। अब अगर अपन किसानों की बात करते हैं, आज किसान परेशान है। धान खरीदी 1 दिसंबर से धान खरीदी उपार्जन का काम चल रहा है क्षेत्र में, और धान खरीदी में जो किसान आ रहे हैं, लगातार बारदाने की जो समस्या आ रही है। अभी सरकार में बैठे हुए सत्ता पे कहा भी गया था किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए किसान बहुत परेशान है। खुद को बारदाने 30 रुपए में उनको खरीदना पड़ रहा है, और उसकी जो राशि है वो 15 रुपए राशि मिल रही है। तो इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? सरकार आपकी क्या सोच रही है? मैं किसानों के संबंध में इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 15 साल की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चली, जनता को गुमराह करके, बेरोजगारों को गुमराह करके, किसानों को गुमराह करके, आपको मालूम है कि प्रदेश के सारे छोटे से लेकर बड़े तहसील कर्मचारी उन 15 सालों में कितने बड़े बड़े धरना प्रदर्शन किया। बेरोजगारों के द्वारा भी धरना प्रदर्शन किया गया, और किसानों के द्वारा, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनके द्वारा भी गांव से लेकर राजधानी तक, रायपुर तक बहुत बृहद रूप में आंदोलन किए, और उनके वाजिब मांग को क्या कहते थे किसान? हमें 2100 रुपया अगर देना चाहते तो दें, और 300 रुपए बोनस देना रमन सिंह की सरकार घोषणा करती थी, सिर्फ घोषणा करती थी। उसी को मांगने के लिए हमारा किसान आंदोलन करते थे, और जितना मेहनत करते थे उसके अनुपात में उनके धान का कीमत नहीं मिलता था, इसलिए आंदोलन सरकार के खिलाफ करते थे। मगर देने के बजाय उनको डंडा चलाकर जेलों में भी ठूस दिया गया। इसलिए जब हमारी अभी पिछला विधानसभा चुनाव आया, तो हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता, बड़े नेता, और हम सब कांग्रेस पार्टी के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक चुनाव के मैदान में उतरे, और हम इस किसानों के मुद्दा को सामने रखते हुए लोगों से वोट मांगा कि एक बार हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए, हमको हमारे ऊपर भरोसा करिए, तो हम किसानों को प्रति क्विंटल 2500 रुपया धान की कीमत देंगे, और पिछला जो कर्ज है उनको भी माफ करेंगे। ये नारा, ये घोषणा पत्र में प्राथमिकता के आधार पर जनता के बीच हम गए थे, और जैसे ही हमारी सरकार बनी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल, जो छत्तीसगढ़ निवासी है, जो लोगों में एक भावना भी देखने सुनने को मिलता था, ये बाहरी हैं, वो इधर के हैं, वो उधर के हैं, इस
भावना को भी लोगों ने देखा परखा, और जब भूपेश बघेल जी हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने तो सर्वप्रथम किसानों के कर्जा माफी और 2500 रुपया में धान खरीदी की घोषणा हुई और पिछले वर्ष दिया गया, और अभी भी हम घोषणा पत्र के अनुरूप वचनबद्ध हैं, प्रयास कर रहे हैं। परंतु जब 15 साल की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ से उसकी सत्ता खिसक गई तो उनके समझ में नहीं आया कि आखिर हमारे 15 साल की सरकार अचानक कैसे ये किसानों की बात को लेकर चली गई। फिर यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो केंद्र सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय बीजेपी के मुखिया को यहाँ से जो फीडबैक दिए थे कि हम चौथी बार भी हमारी सरकार बनेगी और तीसरी बार चलेगी, तो ये सफाई पेश करने के लिए तरह तरह की बातें बताने के बाद अब ये धान खरीदी का जो मुद्दा है उसको सामने लाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, धान खरीदने के लिए हम तैयार हैं, नए कई धान खरीदी केंद्र भी खोल दिए हैं, मगर धान को बोरा में ही रखा जाता है। बोरा बारदाना सेंट्रल गवर्नमेंट की अधीन है, जो बारदाना की बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। हमको जितना बारदाना चाहिए जहां से बनता है। आज दुर्भाग्य इस बात का भी रही है कि एक साल करीब करीब कोरोना से सारे लोग प्रभावित हो गए, उद्योग धंधे बंद हो गए, जहां बारदाना बनना है वो भी कोविड-19 के चलते प्रभावित हुआ। पर्याप्त मात्रा में जो देश को, प्रदेश को जितना बोरा जूट की आवश्यकता पड़ी उसका निर्माण नहीं हुआ, इसके चलते भी कुछ असुविधा हो रही है। मैं आपको और मेरे क्षेत्र की जनता को, प्रदेश की जनता को मैं बिल्कुल विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हम वचनबद्ध हैं धान खरीदने के लिए। समय की कमी होगी तो फिर हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे और समय बढ़ाया जाए और पूरा किसान के दाना दाना धान खरीदा जाए और उनको हमारे घोषणा पत्र के अनुरूप उनको कीमत भी दिया जाए। बिल्कुल, आपने कहा कि ये केंद्र सरकार के अधीनस्थ है और केंद्र सरकार से बारदाने आते हैं, आपने कहा भी, बिल्कुल अपन भी सहमत है, चलिए जो भी है। लेकिन फिलहाल की अगर वास्तविक स्थिति की बात की जाए तो किसान को 30 रुपए में बारदाना खरीदना पड़ रहा है, 15 रुपए सरकार दे रही है। ऐसी कोई आपकी सरकार पहल नहीं कर सकती कि 15 रुपए से ज्यादा बढ़ा के 30 रुपए हो, तो जो किसान, जो गरीब वर्ग का किसान है उसको 15 रुपए का नुकसान ना हो, इसके लिए कुछ तो पहल की जा सकती है आपके द्वारा। सक्सेना जी, आप बिल्कुल सटीक बात कह रहे हैं। मैं आपके बात से ही मैं आपको कहना चाहता हूं, 15 रुपए में बारदाना की जगह 30 रुपए में खरीद रहे हैं, तो ऐसी शासन को व्यवस्था करना चाहिए कि 30 रुपए में बारदाना मिले। वही बात तो हम भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो 3 कृषकों के किसान बिल लाए हैं उसमें किसान के धान को क्लियर तो कर दे कि हम इतने रुपए में खरीदेंगे। वो कीमत की बात नहीं करता। जैसे हम कहते हैं ना, हम चाहे जो भी हो जाए 2500 रुपये में धान खरीदेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, वैसा ही केंद्र सरकार किसानों के धान की कीमत के बारे में स्पष्ट तो कर दे कि कम से कम हम इतने रुपए में, मैं 2500 की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम इतने रुपए में हम धान खरीदेंगे, ये कह दे, क्लियर कर दे। तो ये आज दिल्ली में पूरे किसान जो ठंड में, बरसात में बड़े कष्ट में आंदोलन कर रहे हैं, शायद इसकी कुछ समस्या निकालने में भी मददगार होगा। मगर केंद्र सरकार ऐसा घोषणा नहीं करती। जी बिल्कुल। और आपकी, और अगर अंतागढ़ विधानसभा की बात की जाए, आपकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं भी इस क्षेत्र में कि जो बहुत सालों की मांग थी, बहुत सालों से जो ग्रामीण मांग कर रहे थे, उन बहुत सारी मांगों को आपने पूरा किया है। जैसे हमको भी खुद की जानकारी की, जैता नवा गांव की अगर बात करें, नवगांव की बात करें, अभी आप कोलीबेड़ा में पुल का निर्माण किया, ऐसे बहुत सारे आपने काम करवाए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्षेत्र में अगर बात की जाए तो आज भी लोग परेशान हैं। आप अग्रिम भविष्य में और कैसी पहल करेंगे कि जो वास्तविकता में जो यहाँ पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसको और बेहतर से बेहतर सुविधा मिल जाए, क्योंकि आपका विधानसभा क्षेत्र है। हम एक एक दिन, मैं और हमारे सरकार, हमारे पार्टी के लोग एक एक दिन इंतजार कर रहे हैं कि ये कोविड-19 कोरोना बीमारी से थोड़ा सा मुक्ति तो हो जाए। लोगों को, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग
जो बरगलाने की प्रयास कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं उनके रूबरू होकर, उनके मौके पे जाकर, उनके गांव में जाकर, 12 मोहल्ले में जाकर उनको हमारी सरकार की उपलब्धियों को अवगत कराना चाहते हैं। मैं आज बताना चाहता हूं, अभी पिछले हफ्ते पोड़ गांव में बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ। हमारे पूरे पुराने जो जनप्रतिनिधि है उस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जनता, हमारी जनता जनार्दन को मैं बताना चाहता हूं, ये जो माइनिंग एरिया है, मेटा बोदली का खदान किसके शासन में काल में शुरू हुआ? बीजेपी के। जब बीजेपी ने ही उस खदान को खोला तो उस खदान से खनन करके जो लौह अयस्क है वो रायपुर जाना है, तो उसके पहले ही रोड का व्यवस्थित कर देना चाहिए था। क्यों नहीं किया? 15 साल तक ये साइलेंट रहे, चुप रहे। अब जब सरकार आ गई तो उनको धूल आने लगा। मैं समझ रहा हूं, मैं भी उनकी जनता के मांग को मैं भी समर्थन देता हूं। बिल्कुल वहां दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए, रोड सक्रिय है, मजबूत नहीं है, धूल उड़ रहे हैं, बीमारी का। परंतु आपने वहां खदान खोल दिया और उस खदान के चलते यहाँ के बेरोजगारों ने, हमारे आदिवासी लोगों ने, हमारे नवयुवक बेरोजगार आदिवासी बेरोजगार युवकों ने ट्रक लेकर एक व्यवसाय चालू किया। आखिर उसको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी ना, उनके किस्तों को देने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर उनको बंद कर दिया जाएगा तो फिर कैसे होगा? इसलिए मैं तो चाह रहा हूं, मैं तो आज भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये चिल्लाने से काम नहीं होगा। और पुलिया को बनाएंगे तो हमारी सरकार ही बनाएगी। साथ ही साथ अभी 2 बार आमाबेड़ा में धरना प्रदर्शन हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास प्रूफ है, वहां बैंकिंग सेवा बहुत जरूरी है, कोयलीबेड़ा में और आमाबेड़ा में। मैंने मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से चर्चा किया है, मेरे पास पावती है और उसमें कार्रवाई की जा रही है। अंतागढ़ से आमाबेड़ा, अंतागढ़ से कोयलीबेड़ा रोड का निर्माण लंबे अरसे से, हम बचपने में वहां साइकिल में पैदल में गए हैं, जिस हिसाब से इतने अंतराल गुजर गए, पक्का रोड बन जाना चाहिए, नहीं बना है। बहुत धीमी गति से, और उसकी गुणवत्ता भी जैसा होना चाहिए, नहीं, उसके संबंध में बराबर मैं अधिकारियों से संपर्क में हूं, राजधानी के अफसरों से संपर्क में हूं। विधानसभा क्वेश्चन 2 बार उठाया मैंने। ठेकेदार को डिफॉल्टर घोषित किया गया। अफसोस के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है, जब उसको डिफॉल्टर घोषित करके स्थानीय कोई ठेकेदार के द्वारा रोड निर्माण कराने के पूरा पिक पॉइंट में हम पहुंच गए थे, तो वही ठेकेदार जो दिल्ली, बिहार, यूपी के ठेकेदार है, वो हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री माननीय श्री गडकरी जी से लेटर लेके आता है और छत्तीसगढ़ सरकार को सौंपता है। वहां से लेटर में ये रहता है कि इनको मौका दिया जाए, अब जल्दी बनवाएगा, वहां की परिस्थितियां ऐसी हैं जिसके चलते अभी आज तक नहीं बनाया, एक बार फिर मौका दो। अब ऐसी स्थिति में कैसे बात करें? बिल्कुल, आपने कहा। और अभी आप एक चीज और बोल रहे थे कि अगर हम यहाँ की बात करें, 4 गांव माइंस में यहाँ जो लोग आंदोलन करते हैं, तो आप एक चीज को और समझ सकते हैं कि जो ग्रामीण है उनकी क्या गलती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस बार सरकार थी, आप विपक्ष में थे, उस टाइम आपने भी आंदोलन किया। आज आप सत्ता पे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन कर रहे हैं। आखिर उन ग्रामीणों के लिए, और आप जो भीड़ की बात कर रहे थे, जो ग्रामीण तो बेचारे आंदोलन अपने लिए करते हैं, बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोग सिर्फ मंच संभालने के लिए, बाद में वाहवाही लेने के लिए पहुंच जाते हैं। आखिर ग्रामीणों को समस्या के निराकरण कैसे होगा? आपका कहना है बिल्कुल सही है कि भाई सरकार ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी के समय में बना है, माइंस हुआ है तो वो चलेगा निश्चित रूप से, लेकिन इस बीच में ग्रामीणों के लिए सरल और जो दुर्घटनाएं हो रही और जो यहाँ पे रोजगार की अगर हम बात करते हैं, वो कैसे उनको मिलेगा? क्योंकि आज आप सत्ता पे, कल आप विपक्ष में थे तो आप भी हड़ताल में थे, भारतीय जनता पार्टी उस वक्त थी तो यहाँ पे जो विधायक जी थे वो भी शांत थे, आज आप सत्ता पे हैं, तो आपके द्वारा क्या किया जाएगा इनके लिए? कब इनकार कर रहा हूं, जिस उम्मीद से माइंस खुला कि इसमें क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र के बेरोजगारों को नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, प्रभावित गांव में कुछ विकास दिखेंगे, इसके मैं समर्थक हूं। मैं भी चाहता हूं जिस मामले में जितना मात्रा में विकास होना चाहिए, बिल्कुल उस तुलना में देखा जाए तो कुछ भी नहीं। क्षेत्र की जनता से मेरी कोई आपत्ति नहीं, कोई विरोध नहीं, मैं तो उनके खुल के मैं उनके समर्थन में खड़ा हूं और आगे चलकर भी मैं खड़ा रहूंगा। और रही बात काम का, उसके लिए मैं
सरकार से जितना हो सके जद्दोजहद कर रहा हूं और उस क्षेत्र के विकास जिस मात्रा में होना चाहिए नहीं हुआ, उसके लिए भी मैं आपको बता दूं विधानसभा क्वेश्चन किया था, उसके भी जवाब आए हैं और मैं प्रभावित सारे सरपंचों को लेकर भी जिला प्रशासन से मिलवाया और उनकी जो मांग है। अब रही बात बेरोजगारों को रोजगार वहां मिलने की बात, इस संबंध में बात करते हैं तो वहां ये जानकारी मिलती है कि 500 लोग काम कर रहे हैं, क्षेत्र के लोग। क्षेत्र की जनता का ये कहना है कि वो जो काम करने वाले लोग हमारे क्षेत्र के नहीं है, बाहर से लाए गए, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जब तक इसका बैठ के समझेंगे नहीं तब तक इसका हल भी नहीं होने वाला है। समस्या आवश्यकता की जननी है, समस्या आते रहती है, परंतु ईमानदारी से उन समस्याओं में निजात पाने के लिए हम सबको, जनप्रतिनिधियों को, आम नागरिकों को निस्वार्थ भाव से कुछ करने की आवश्यकता है। एक चीज और नाग जी, अभी आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए तो हम खुद इसके गवाह हैं क्योंकि हमने भी कई खबर चलाई और आपने उसमें बेहतर काम किया, लेकिन आपने जो बेहतर 2 साल में काम किया है, अभी 3 साल का कार्यकाल आपका और बचा हुआ है, तो वाकई में अगर अंतरगढ़ ब्लॉक की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि आज भी अगर आदिवासी बहुल क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ बात करते हैं नक्सलवाद की, एक बहाना रहता है कि नक्सलवाद की समस्या है, माओवादी संगठन यहाँ पे एक्टिव है, जिसके कारण कुछ सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती। लेकिन एक बात को आपको भी समझना होगा कि अगर सरकार है, अगर लोग शिक्षित होंगे और साक्षर होंगे तो जो नक्सलवाद समस्या की हम बात कर रहे हैं, तो शिक्षित और साक्षरता से ही नक्सलवाद की समस्या को निपटाया जाएगा। तो एक पहल और चाहिए, क्योंकि अभी आपके 3 साल का कार्यकाल आपके पास है, तो एक बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के मंदिर के लिए आप बेहतर से बेहतर कैसा और कार्य करने का प्रयास करेंगे? बस थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। जो आप लोगों के माध्यम से, आपके व्यक्तिगत रूप से भी मेरे जो संज्ञान में स्कूलों का जो व्हाट्सएप में या हालात बताए हैं, उसमें बहुत जल्दी काम होने जा रहा है। मैंने सैंक्शन भी करवा लिया है। अभी आपको जो वास्तव में जो झोपड़ियों में स्कूल चल रहे हैं, स्कूलों के बड़े बुरे हाल हैं। बरसात के दिनों में बच्चे पढ़ने से, उठने, वहां बैठने से डरते हैं। ऐसे स्कूलों का बहुत जल्दी कायाकल्प होने। आप बहुत सारे विषयों में और काम करने की आप आश्वासन भी दे रहे हैं और आज हमारे खास कार्यक्रम टॉक शो में हमारे साथ मौजूद रहे अंतागढ़ के क्षेत्रीय विधायक अनूप नाग जी। नाग जी ने बहुत सारे विषयों पे विस्तृत चर्चा की और बहुत सारे इस क्षेत्र के लोगों को अपने काम के बारे में भी बताया और विश्वास भी दिलाया कि अग्रिम भविष्य में जो 3 साल के कार्यकाल में जो बचा हुआ है उस पर कांग्रेस पार्टी और खुद विधायक जी इस पे बेहतर से बेहतर काम करेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ मौजूद रहे हमारे खास कार्यक्रम में, जो आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।